तीन हुकूमतें गुजर गई मगर सड़क ना बन सकी। खुड़ियावाला से जड़ावाला रोड पर जगह जगह पड़े घरों से शहरी परेशान। 50 से ज्यादा देहातों की मकीन सड़क ना बनने से अजियत का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि अरसे दराज से इस रोड की तरफ किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। आपको बताएं कि तीन हुकूमतें गुजर गई मगर सड़क ना बन सकी। खुड़ियावाला से जड़ावाला रोड पर जगह जगह पड़े घरों से शहरी परेशान। 50 से ज्यादा देहातों के मकीन सड़क न बनने से अजियत का शिकार हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। अली बताएगा कितना अरसा हो चुका है कि इस सड़क मुरम्मत नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और उसके बाद अब जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन ये जो सड़क है ये ना बन सकी। 50 से ज़ायद जो है वो यहाँ पे गांव है जहाँ पे जो है वो लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, जिनका ये कहना है कि अरसा दराज से इस रोड की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। खासकर बात यहाँ ये है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इसी रोड के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। कुछ इलाका की मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर बताइएगा, इतना अरसा हो गया इसकी रोड की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? किन लोगों की नाअहली है? ये तकरीबन जी 12 साल से ये रोड इसी तरह है और जगह जगह पे खड्डे बने हुए हैं। आए रोज़ हादसात होते हैं जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जो हज़ारों वर्कर्स आते हैं उनका भी एक्सीडेंट होते हैं, नुकसान होता है। लाकम की जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और बारहा हम वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से और मुतल्लिका अरकान असम्बली से पुरजोर अपील कर चुके हैं, मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी वजह है जिसकी बिना पे सुनने में आ रहा है कई बार के सी पैक की वजह से, और ये भी सुना जा रहा है कि शायद ये जो मिल ओनर्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम होगी ये सड़क बनने की वजह से। तो बहरहाल हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके ज़रिए हम अरबाब इख्तियार से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा ये हमारी रोड बना दी जाए ताकि हम बीमारियों से छुटकारा मिल सके और आए रोज़ जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे हमारा छुटकारा मिल सके। और भी यहाँ पे मौजूद है मुतल्लिका जो MP है, MN है, उनकी तरफ से कोई नहीं यहाँ पे आता कि तवज्जो दे कि इतना देर हो गई ये रोड नहीं बन रहा। ये गुज़श्ता 10-12 साल से जो है ना हम इस अजियत से गुजर रहे हैं कि ये रोड जो है ना वो टूट फूट का शिकार है। तो 3 दहाइयों से किसी हुकूमत ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री जोन है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो यहाँ पे गुजरना इतना महाल हो जाता है, जिनमें से हमारे रोज़गार के डेली के आने जाने वाले फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा कोई पेशेंट है जो आते जाते हैं और कोई यहाँ से गुजरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे अगर तीनों हुकूमतों में किसी ने इस तरफ कोई भी मुतल्लिका जो MP MN है उनसे बात हुई आपकी? हमारी उनसे कई बार बात हो चुकी है, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि ये जो आपका रोड है ये सी पैक में आ गया है। अगर ये सी पैक में आ गया तो आगे हमारे एक रोड से अलीपुर बंगला है, उसके आगे से रोड बन सकते हैं। तो हम ये रोड जो खुड़ियावाला से लेके अलीपुर बंगले तक क्यों नहीं बन सकता? हमारा यही क्वेश्चन है। यहाँ पे और भी मौजूद है, खवातीन और बच्चे भी यहाँ से गुजरते होंगे क्योंकि मेन जो है वो खुड़ियावाला का बाजार लगता है आप लोगों को। तो कितनी मुश्किल होती है खवातीन जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं? यहाँ से जनाब हज़ारों एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मजदूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इसी रोड की वजह से। हम बहुत दफ़ा एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जी बिल्कुल, सुनवाई नहीं हुई। इनसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ के रहायशी हैं। सर बताइएगा, बच्चे बीमार होते होंगे, खाक जो है वो सड़कों के ऊपर पड़ी है, मुतल्लिका MN MP है, कोई नहीं सुनता? ये बीमार होने वाली बात तो बहुत दूर की है। जब जैसे ही बारिश होती है ना, थोड़ी सी बारिश होती है तो इधर गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, इधर पानी तकरीबन यहाँ तक हमारे आ जाता है और गाड़ियाँ फंस जाती हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। वो अपने हाल पे होते हैं, ना तो इधर एम्बुलेंस आ सकती है ना कोई सपोर्ट कर सकता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इधर हंगामा हुआ है, ये फैक्ट्रियों के लोगों ने पत्थर मारे अंदर कि आपका पानी बाहर आ गया, इसकी वजह से हमारा जो पेशेंट है उसकी जान चली गई है। हमारी इमरान खान साहब से यही अपील है कि खान साहब, अगर आपको 7 समंदर पार मजदूर नज़र आते हैं कि वो सऊदी अरबिया में वो कैद के अंदर थे, तो आपके वो दिल के बहुत करीब हैं, तो खुदारा ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे पाकिस्तान के जो है ना सारी मईशत तकरीबन 50% से ज़्यादा इसके ऊपर है। तो हमारी ये मईशत इसके ऊपर है और ये फैक्ट्रियाँ जो हैं ये इन वर्कर के ऊपर हैं। अगर ये वर्कर जो हालात हैं, आपने शाम को देखा होगा इधर इतनी धूल होती है
اتنی धूड़ उठती है कि ये जो खाक होती है ना, इसकी वजह से हमारे लोग बीमार हो गए हैं और वो वर्कर जो है ना वो आ ही नहीं सकते। बीमारियां जो है वो फैल रही। इनका ये कहना है कि खाक उड़ने से जो है वो बच्चे बीमार हो रहे हैं। 50 से ज्यादा गांव है, ये खुलियांवाला 70 लोके से लेके तो जो जड़ांवाला है वहां तक जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो सड़क टूट फूट का शिकार है। इससे कबल पहले ये लोग जो है वो एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मुतलका जो कौमी असम्बली में लोग बैठे हैं उनकी तरफ से जो है वो कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। 3 हुकूमतें गुजर गई, बारहा मुतलका जो MP MNs उनके पास जा चुके हैं, लेकिन हमारी जो है टूटी वो सड़क के बायस खाक उठ रही है, जिसकी वजह से शहरी बीमार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। के इलाके मौजा जलालपुर में खवातीन की मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन टीम पर 62 अफराद का हमला। 12 खवातीन मुलाजमीन को यरगमाल बनाए रखा। मकामी अफराद की मुदाखलत पर रिहाई मिली। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत के मुताबिक 12 खवातीन पर मुश्तमिल महकमा सेहत की टीम झंग के इलाके मौजा जलालपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गई, जहां अहले इलाका की जानिब से मुजाहमत की गई और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया गया। बाद अज़ां खवातीन मुलाजमीन को कमरे में बंद करके जदोकोब किया गया। मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। मुकामी अफराद की मुदाखलत पर जान बख्शी की गई और धक्के देकर निकाल दिया गया। हम 12 लोग थे, जिसमें एक हमारी LHS थी और एक मैं और बाकी 10 LHWs थी। तो वहाँ हम वैक्सीनेशन कर रहे थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है गैर मुल्क की वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे लोगों को और ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, हम नहीं लगाने देंगे। और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। पहले तो वो आए थे, हम इंजेक्शन लगा रहे थे, उनका गैर मुल्की वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे बंदे मारना चाहती है। तो हमने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम हैं, हमने आपके बंदे क्यों मारने हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे, मुझे धक्का दिया और मेरी साथ वाली को भी धक्का दिया, हमें एक अंदर कमरे में बंद किया गया। वाकया के बाद खवातीन मुलाजमीन खौफ का शिकार हैं और वैक्सीनेशन की मुहिम मुतासर होने लगी। दूसरी जानिब आला हुकाम की हिदायत पर महकमा सेहत की टीम पर हमला करने, जदोकोब करने और हब्से बजा में रखने पर पुलिस थाना सैटेलाइट टाउन ने 4 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अनफॉर्चुनेट जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारी खवातीन के साथ पहले तो उनको डराया धमकाया गया, फिर उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया और फिर उनको बंद रखा गया, जिसको बाजियाब कराने के लिए बाहर से कुछ एजुकेटेड लड़के थे जिन्होंने उनको हेल्प आउट किया। अगर इस तरह के हादसे बार बार हुए तो यकीनन हमारी टीम का मोराल तो डाउन होगा, बल्कि डिपार्टमेंट का भी साथ साथ मोराल डाउन होगा और हमारे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खवातीन स्टाफ पर हमला करने वाले 62 मुलजिमान को पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से भी खवातीन के साथ पेश आने वाले वाक़ये की मजम्मत की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। टोपा टेक्सिंग में CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा की ज़ेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास हुआ, जिसमें जिला भर में जारी कोरोना वैक्सीन मुहिम को मजीद तेज करने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, टोपा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है उस हवाले से आज जो है CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें महकमा हेल्थ के तमाम जो अफसरान थे यहाँ पे मौजूद थे। जिला भर में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस हवाले से ब्रीफिंग हुई, मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि क्योंकि अब कोरोना की जो चौथी लहर है वो भी खतरनाक होती हुई नजर आ रही है, कितनी स्पीड ज़्यादा तेज़ की जा रही है वैक्सीन लगाने के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे ज़िले के जितने भी अफसरान थे हम लोगों ने को दावत दी थी आज स्पेशल, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई 3 के करीब प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं मज़ीद। नेक्स्ट मंथ में हमारे इसी मंथ में बल्कि हमारा पोलियो का है कैंपेन और नेक्स्ट मंथ में हमारी मीज़ल खसरे की मुहिम है। इसलिए हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को मतलब मोटिवेट किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट जो है वो हम अचीव कर सकें और सब पूरे महकमे को हम इन्वॉल्व कर सकें, इसलिए हमने आज मीटिंग की थी। सर, लोगों को क्या कहेंगे क्योंकि वो SOPs पे अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से रोज़ बर रोज़ जो है इजाफा हो रहा है? जी ये तो बल्कि आपकी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तजवीज़ है कि इसमें हमें पूरी आवाम को मद्देनज़र रखना चाहिए कि SOPs को वो पूरा फॉलो करें। कि SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो ये वेव मज़ीद सख्त हो जाएगी, ख़तरनाक वेव है। इसके लिए वैक्सीनेशन और SOP 2 ही चीज़ें इससे बचने के लिए। तो जी बिल्कुल, इस बात सुनी CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा की, और उनका कहना है कि ख़ास तौर पर क्योंकि इस माह में जो है पोलियो मुहिम और उसके साथ साथ अगले महीने में मिज़ल की जो है कैंपेन शुरू हो रही है, जिस हवाले से ये तमाम जो है मीटिंग का एहतमाम करने का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा उस इक़दाम के हवाले से भी और वैक्सीन बहुत के शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए।
चिन्योट में जनाब एम्प्लॉयर यूनियन के अहदेदारों का इजलास में बल्दिया मुलाजमीन को 25% अलाउंस न मिलने, मुस्तकिल न होने, यूटिलिटी अलाउंस समेत टाइम स्केल न मिलने और दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जनाब एम्प्लॉय यूनियन के अहदेदारों का इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है, इसके साथ साथ वो मराहत नहीं फराम की जा रही जो कि एक आम सरकारी मुलाजिम को दी जाती हैं। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त जनाब एम्प्लॉय यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह साहब। सर बताइएगा कि जनाब एम्प्लॉय यूनियन के तमाम अहदेदारान हैं जो मुलाजमीन हैं, उन्हें जब वो सहूलियात फराम नहीं की जाती जो कि एक आम सरकारी मुलाजमीन को दी जाती हैं, तो क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? जी, हमारा हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा है कि जो आर्जी मुलाजमीन है जो 10-15 साल से मुस्तकिल तौर पर शहर की सफाई सुथराई का काम करते हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए और वो तमाम मराहत जो दीगर महकमा जात को और दीगर इदारों को मुलाजमीन को दी जाती हैं, टाइम स्केल है, ओवर टाइम है, और वो वसाइल तमाम तर मुहैया किए जाएँ जो उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। हिफाजती आलात फराहम किए जाएँ और सफाई सुथराई के लिए जो आलात हैं वो उनको मुहैया किया जाए ताकि ज़िला चिन्योट के जो शहर है वो साफ़ सुथरा हो सके। बिल्कुल, जनाब एम्प्लॉय यूनियन के अहदेदारों का इजलास हुआ है, जिसमें देखा जाए तो मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस फराहम नहीं किया जाता, कन्वेंस अलाउंस समेत टाइम स्केल और दीगर जो मराहत हैं वो फराहम नहीं की जा रही। तो इस वाले से दीगर मराहत फराहम नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मुलाजमीन की मुस्तकली के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने कमेटी काम कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से मुलाजमीन की मुस्तकिलियों के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि वो तमाम ऐसे मुलाजमीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो उनको मुस्तकिल करने के हवाले से मामलात का जायज़ा लेगी, जबकि जो डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं तो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उनमें असर नो जो है वो तोसी की जाएगी। तो इस हवाले से जल्द ही जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाएगा। कमेटी की सरबराही ग्रेड 20 का अफसर जो है वो करेगा। इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक FBR में गुज़श्ता कई सालों से वो तमाम मुलाज़मीन जो कि क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं और वो सालों से अपना कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मज़ीद तोसी के लिए या उनकी मुस्तकियों के लिए जो कमेटी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोने की कीमत में 1100 रुपये फी तोला इजाफा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1,12,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये महंगा होकर 96,450 रुपये का हो गया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। सराफा मार्केट के अंदर आज फ़ी तोला सोना जो है वो 1100 रुपये महंगा हो चुका है, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत 1,12,500 रुपये हो चुकी है। इसी तरह अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत में 771 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत 96,450 रुपये हो चुकी है। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी कामरान भाई, बताइएगा क्या कहते हैं, सोने की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। जी, डॉलरों में मंडी का रेट तो वही है, हमारा रुपया ही कमज़ोर हो जा रहा है दिन ब दिन। वो आज भी सुनने में आया कि 50 पैसे फिर रुपये के कम हो गए हमारे, उसका असर ये सारा बैनुल अक़वामी चीज़ों पे पड़ रहा है। अच्छा बिल्कुल, सोने की अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में मंडी वही है, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है वो कमज़ोर होने की वजह से, रुपए की कदर डॉलर की निस्बत कम होने की वजह से सोना जो है वो महंगा होता जा रहा है, जिसके सोना मज़ीद महंगा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंक्यूबेशन सेंटर मुकम्मल कर लिया गया। सेंटर का इफ्तिताह 25 सितंबर को सूबाई वजीर बराह कॉमर्स मियां असलम इकबाल करेंगे। सेंटर में खवातीन के लिए कारोबार के बड़े मौके मौजूद होंगे। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताएगा। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऐसे आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन सेंटर जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है वो 25 तारीख को किया जाएगा। 25 तारीख को 25 सितंबर को सूबाई वजीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
یہاں پر آ کے باقاعدہ طور پر اس آکوپیشن سینٹر کا جو افتتاح کریں گے، اور اس آکوپیشن سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ ان خواتین کو موٹیویٹ کیا جائے جو کہ نوکریاں کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں، وہ کاروبار کی طرف آئیں، وہ بزنس کی طرف آئیں. ان کو یہاں پر بزنس کاؤنسلنگ سے لے کے NTN سے لے کے بزنس رجسٹریشن کی تمام تر سہولت جو ہے وہ اس آکوپیشن سینٹر میں موجود ہوگی. فیصل آباد کے لیے بہت بڑی خبر ہے، فیصل آباد کی خواتین جو کہ کاروبار کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ یہ بزنس سینٹر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے. فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی صدر اس میں براہ راست جو ہے انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور تہمینہ بادشاہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین، وہ خواتین جو کہ بزنس کی طرف آنا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنا ہی کام شروع کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے پروفٹ ہو سکے. صوبائی وزیر بہت شکریہ شیراز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب حکومت کو سرکاری محکموں میں افراد کی حاضری کے اوقات کار پر تحفظات. محکمہ تعلیم سمیت تمام شعبہ جات کے افسران کو دفتری اوقات کار میں حاضر رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. مراسلے کے مطابق ہفتے میں 5 دن کام کرنے والے ملازمین صبح 9 سے شام 5 بجے تک حاضر رہا کریں گے. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، پنجاب حکومت کی طرف سے محکمہ تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات میں افسران اور ملازمین کی حاضریوں اور اوقات کار پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اکثر محکموں میں یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ وہاں پر جو افسران ہیں یا ملازمین ہیں وہ اپنی سیٹوں پر نہیں ملتے جب بھی سائلین آتے ہیں. تو اس حوالے سے مراسلہ جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے محکمہ تعلیم سمیت تمام جو سربراہان ادارہ ہیں ان کو بھجوا دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سختی سے ٹائم جو ہے اس کو آبزرو کیا جائے، حاضریوں کو چیک کیا جائے. اور اس حوالے سے جتنے بھی محکمہ جات ہیں جو کہ 5 دن کام کرتے ہیں وہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک اپنے دفاتر میں افسران اور ملازمین حاضر رہیں، جبکہ ایسے ادارے جو کہ ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں وہ 9 سے شام 4 بجے تک اپنے دفاتر میں حاضر رہیں گے تاکہ آنے والے سائلین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس حوالے سے سختی سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی افسر یا ملازم اس دوران اپنی جو کرسی ہے، اپنے جو دفتر ہے وہاں پر موجود نہ ہوا تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. تو اس کے تمام افسران کو، ملازمین کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آئیے آپ کو گوجرال یہ چلتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال وڑائچ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. عثمان بزدار اور عمران خان ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ نیلا کون ہے اور دہلا کون ہے. پنجاب کے اندر جس طریقے سے انتظامی افسروں کے تبادلے کیے گئے ہیں اس نے پنجاب کی انتظامی مشینری کو نیست و نابود کر دیا ہے. وہ پنجاب جو اپنی انتظامی صلاحیت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ میں پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا. پنجاب سپیڈ کی گونج چین کے اندر بھی سنی جاتی تھی. آج وہی پنجاب بدترین انتظامی بحران کا شکار ہے. لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے، ترقی رک گئی ہے، زراعت تباہ ہو رہی ہے، اسی طرح شہروں کا نظام تباہ ہو رہا ہے، گندگی کے ڈھیر ہر طرف نظر آ رہے ہیں، ہماری تعلیم اور صحت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہسپتالوں سے غریبوں کو دوائیاں نہیں ملتی، ہسپتالوں میں آج علاج کی سہولت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو صرف یہ فکر ہے کہ اگر ایک عین نکلی تو دوسری عین بھی نکلے گی. توہم پرستی کی شکار، توہم پرستی کا نشانہ پنجاب کے عوام بن رہے ہیں جن کے اوپر آپ کو بتائیں گوجرا میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال وڑائچ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں کالجز کی اپ گریڈیشن نہ ہونے پر لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل میدان میں آ گئے. پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع موقف اختیار کیا ہے کہ تعلیم دشمنی کا رویہ اپنایا جا رہا ہے. مزید جانتے عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان آگاہ کیجیے گا. جب بات کی جائے فیصل آباد میں 3 سالوں میں ایک بھی کالج اپ گریڈ نہ ہونے پر میاں طاہر جمیل رکن صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون میدان میں آ گئے. پنجاب اسمبلی میں سوالات پوچھے گئے ہیں کہ وجوہات بتائی جائیں کیوں کالجز کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ سے جو تعلیمی حرج ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے. مزید میاں طاہر جمیل سے جانتے ہیں. میاں صاحب کیا کہیں گے، یہ بہت بڑا ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا.
دیکھیں جی، یہ فیصل آباد جو ہے یہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. پورے فیصل آباد ڈویژن کے اندر کوئی ایک نیا کالج جو ہے یہ ان 2-3 سالوں کے اندر نہیں بنایا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی نئی بلڈنگ نہیں بنائی گئی. جو مسنگ فیسلٹیز تھیں کالجز کی، جو کلاس روم نئے تعمیر ہونے تھے، جو نئے واش روم بلاک بننے تھے وہ نہیں بنا سکے. اسی طرح جو نئی لیبارٹریز بننی تھی وہ نہیں بن سکی. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ تو اس چیز کے دعوے کرتی تھی کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے، ہم ہیلتھ سیکٹر کو اٹھائیں گے، ہم غریبوں کو اوپر لے کر آئیں گے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تعلیم کے دشمن ہیں، کیونکہ تعلیم کے دشمن ہی اس طرح کے اقدامات اٹھا سکتے ہیں. پورا فیصل آباد جو ہے آپ دیکھیں کہ اربوں روپے ٹیکس ادا کر کے بھی یہاں پر کوئی ایک نیا جو کالج ہے وہ نہیں بنا سکے. اسی طرح یہاں پر جو عمارات تھیں، جو کالجز کی تھیں، جو بوسیدہ حالت میں ہیں وہ نہیں کر سکے. اسی طرح جو گورنمنٹ آف پنجاب نے پہلے پک اینڈ ڈراپ کی جو سہولت اسٹوڈنٹس کو دی تھیں وہ سہولت جو ہے وہ بھی ان سے چھینی جا رہی ہے. بہت سارے کالجز ہیں جہاں پر جو حکومت پنجاب کی طرف سے جو بسز فراہم کی گئی تھیں ان بسز میں ان کی جو دیکھ بھال، مناسب دیکھ بھال ہونے کی نہ وجہ سے ان کو ورکشاپوں میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو بچے ہیں وہ بیچارے پک اینڈ ڈراپ کی وجہ سے کوئی لیٹ کالج پہنچتے ہیں یا پہنچ ہی نہیں پاتے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ایک غریب اسٹوڈنٹ ہے جس نے اس بس میں بیٹھ کر کالج تک اپنے بچے یا بیٹی یا بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کی کون سی یہ پالیسی ہے کہ یہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے. یہ دعوے جو کرتے رہے ہیں کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہ ہم جی نئے کالجز بنائیں گے، نئے اسکول بنائیں گے. اب کروڑوں بچے جو ہیں وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم اگر فیصل آباد کا ڈیٹا اگر دیں تو فیصل آباد میں لاکھوں کی تعداد میں جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر جا چکے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم نے تو اس کو پڑھا لکھا پنجاب بنانا تھا، ہم نے تو پنجاب کے لوگوں کو ایجوکیشن دینی تھی، ہم نے تو پنجاب کے جو بچے ہیں جو کالج میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے ان کو پروموٹ کرنا تھا، ان کو دوسرے ممالک میں ہم نے ان کو عزت دلوانی تھی، ان کا جو ڈگریاں ہیں ان کی طرف ہم نے دھیان دینا تھا. تو ہم تو پیچھے کو جانے کے لیے اب منہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا. میری خدا کے لیے یہ جو میری اپیل ہے یہ جو ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ان تک یہ پہنچائیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ نے باقی چیزوں کا تو بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے مہنگائی سے لوگوں کو آپ نے برا حال کر کے رکھ دیا ہے. غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، تو یہ بچوں سے آپ تعلیم بھی چھیننے جا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہمارے فیصل آباد کو نئے کالجز دیے جائیں، نئے اسکول دیے جائیں، کالجز کو نئے کالجز دیے جائیں، نئے اسکولز دیے جائیں. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.